First class, very good morning all of you. Hopefully you all are fine. मैं CS दिलीप चेरानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से हमारे CMA फाइनल के ग्रुप 4 का पेपर नंबर 18। कौन सा पेपर? पेपर नंबर 18। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके CMA फाइनल के अंदर दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप 3, एक ग्रुप 4। अगर मैं ग्रुप 4 के अंदर आता हूं तो ग्रुप 4 के अंदर आपको तीन तो कंपल्सरीली सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? बात करें, कॉस्ट ऑडिट, इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड लास्ट आपके पास आता है सेलेक्टिव, जिसमें से मैक्सिमम सब्जेक्ट हैं थ्योरेटिकल, बट एक ही सब्जेक्ट है और जो कि 2016 के सिलेबस के अंदर कंपल्सरीली था, कोई इलेक्टिव पेपर नहीं हुआ करते थे। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस एंड बिजनेस वैल्यूएशन। तो इलेक्टिव के अंदर यही एक ऐसा पेपर है जो कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा देगा कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल के। थ्योरी इसके अंदर भी कवर होती ही है, राइट। मैं क्या करवाने वाला हूं आपको, जो ग्रुप 4 के चार सब्जेक्ट हैं उन चार सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए स्टूडेंट के जिसमें सबसे कम नंबर आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर मैं बात करूं 2016 के सिलेबस की, तो 2016 में इसका पेपर नंबर था 17, लेकिन अब अप्लाई हो चुका है न्यू सिलेबस। अब इसका पेपर नंबर 17 से शिफ्ट करके क्या कर दिया गया है, पेपर नंबर 18। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात हो रही है यहां पे, राइट। बात करेंगे सर, इंटर के अंदर इस सब्जेक्ट के बारे में हमने कुछ सुना ही नहीं। सुना था क्या इंटर के अंदर की कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कोई चीज होती है? यस, ऑनलाइन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमेशा एक बात ध्यान रखिए, इन माय क्लास एक रूल है, बात समझ में आए तो हाँ, नहीं आए तो ना, बट रिप्लाई मेरे को प्रॉपर चाहिए, राइट। चलो, आप CMA इंटर पास करके आए, ग्रुप 1 के चार पेपर पढ़े। कौन कौन सा पढ़ा? सर, लॉ पढ़ा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा, सर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा, और डायरेक्ट टैक्स पढ़ा। जो न्यू है उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ा साथ में। ग्रुप 2 में चलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा। ओल्ड से है तो उन्होंने कॉस्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट साथ में पढ़ा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसी का पार्ट हुआ करता था। आप लोगों ने पढ़ा OMSM, और एक आपने पढ़ा कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। क्या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में सोचा, सुना? नहीं सुना? नहीं? ऑनलाइन बताइएगा। बस बेटा, आपने पढ़ा है इसके बारे में। वर्ड क्या है? कॉर्पोरेट। कंपनी से मिलता जुलता लग रहा है क्या कुछ? आप लोग जो अपना कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट पढ़ करके आए हैं, पेपर नंबर 10 इन न्यू सिलेबस, तो जो कंपनी अकाउंट्स के अंदर कुछ पार्ट, कुछ नहीं बोलूंगा, पूरा का पूरा पार्ट कवर होता है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, CFR। तो फाइनल के अंदर मैं आप लोगों के साथ हूं और आपको पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा CFR। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन डरना जरूरी भी है। पूरे फाइनल के, पूरे इंटर की बात कर लें या फाइनल की बात कर रहे हैं, सबसे लेंथीएस्ट अगर कोई सिलेबस है तो उसके अंदर CFR का नाम जरूर आता है। ग्रुप 3 के अंदर आपका स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ग्रुप 4 के अंदर आपका CFR। दीज आर द बेस
एंड इनका जो सिलेबस है वो है लेंथीएस्ट, सबसे लेंथीएस्ट सिलेबस में से होता है। मार्किंग की बात करें, 2 पॉइंट चीजें हैं, सही है तो सही है, गलत है तो गलत। ग्रुप 4 में अगर ग्रुप 4 रुकता है तो अधिकतर किसके कारण रुकता है? CFR। ग्रुप 4 बहुत इजी है, बहुत इजी है। केवल आप लोगों को अगर आप लोग बात करूं, किसके बारे में बात करें? फाइनल के बारे में अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो फाइनल के अंदर सबसे, जैसे मैंने आपको बताया, लेंदियस्ट सब्जेक्ट में आता है जिसका नाम क्या है? CFR, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सीए के अंदर भी ये सब्जेक्ट है, लेकिन वहां पे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं यूज करके केवल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ड यूज किया जाता है। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक रीजन होता है। क्या होता है? हर सब्जेक्ट को पढ़ने का रीजन होता है। सीएमए कर रहे हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट पढ़ना था, पढ़ा। मैनेजमेंट पढ़ना था, पढ़ा। टैक्स नॉलेज एक एज अगर मैं सीए से कंपैरिजन के लिए जाता हूं तो टैक्स लॉ की नॉलेज सब दी गई। सर आखिर हमें कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों पढ़ना पड़ रहा है, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो नॉर्मल सी बात है, हर पेपर कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में मैं आप लोगों से बातचीत करूं, सीएफआर के बारे में आपसे बात करूं, तो सीएफआर पूरा का पूरा बेस है इंड एएस। पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस है? इंड एएस। व्हाट इज इंड एएस? आप लोगों ने जब कॉमर्स लिया, 11th के अंदर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपने जब पढ़ा तो वहां पे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बातचीत हो रही थी, हुई थी। जैसे ही आप सीएमए इंटर के अंदर आए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोग पढ़ के आए। क्या थे? रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। अलग अलग तरीके के कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाए गए हैं? अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। यही चीज जैसे ही आपने ग्रुप 2 के अंदर कंपनी अकाउंट्स पढ़ा, वहां पे एएस भी देखे थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। साथ में आपने कुछ क्या देखे थे? इंड एएस। सर ये एएस इंड एएस क्या डिफरेंस है? एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि बाहर फॉरेन के अंदर आईएएस चलते हैं, आईएफआरएस चलते हैं, उनको इंडिया के अंदर अप्लाई जब किया गया, कंपनी एक्ट ने अडॉप्ट किया, आईसीएआई ने अडॉप्ट किया, तो उसकी जो सीरीज चलाई गई उसे क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ कमियां थी, और पूरे वर्ल्ड के साथ हम लोग यूनिफॉर्म नहीं हो पा रहे थे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर दी बेस्ट फॉर इंडिया, बट पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में बात करूं तो पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली यूनिफॉर्मिलिटी लेकर आने के लिए इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर बदलाव किए गए, और उस यूनिफॉर्मिलिटी के लिए हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जगह पे अब किसको अडॉप्ट कर लिया है? इंड एएस को, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कैसे आए, क्यों आए, बातचीत जरूर करेंगे कुछ देर बाद। लेकिन आपको मैं बता दूं, टोटल इंड एएस है 39। जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टोटल कितने हैं? 29। और इंड एएस टोटल कितने हैं? 39। मन में सवाल आ रहा है? आ रहा है? क्या सर सीएफआर के अंदर पूरे इंड एएस 39 के 39 पढ़ने पड़ेंगे? मैं आपको बता दूं, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज को
डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा, तभी ये आपका सबसे लेंथीएस्ट सब्जेक्ट है, राइट। हमें पूरे 39 नहीं पढ़ने, हम लोगों को हमारे सिलेबस के अंदर कुछ सेलेक्टेड अराउंड 15 इंड एएस की नॉलेज दी गई है फुल डिटेल के अंदर, राइट। चले, तो आपका सिलेबस जो स्टार्ट होता है, उस सिलेबस के अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक्स अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, उसके अंदर कुछ सेलेक्टेड अकाउंटिंग बेसिक इंड एएस की नॉलेज आपको दे रखी है अबाउट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर मैं बात करूं सिलेबस के लिए, आपके सामने है स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेक्शन ए के अंदर। इसके अंदर हम लोगों को पढ़ने हैं 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं? 10। यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब एएस नहीं, इंड एएस के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। और उस 10 इंड एएस की अगर मैं टोटल मार्किंग की बात करूं, तो कितने नंबर कवर किए जाते हैं? कितने नंबर कवर? 25 मार्क्स आपके ये कवर करता है। तो पहला सेक्शन जो आप लोगों का है, वो डील करता है कितने मार्क्स से? 25 से। आपके सिलेबस के अंदर जो सेकंड कैटेगरी दी गई है, क्या दी गई है? सेकंड कैटेगरी जो दी गई है, उस सेकंड कैटेगरी में आपको दिया गया है वैल्यूएशन का पार्ट। सुना होगा आपने, काफी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होते हैं जो अपने बिजनेस के आउटसाइडर से क्या करवाते हैं? वैल्यूएशन करवाते हैं, अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करवाते हैं। तो बिजनेस की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस की क्या पता होनी चाहिए? गुडविल पता होनी चाहिए। आपको अपने बिजनेस के शेयर्स की क्या पता होनी चाहिए? वैल्यू पता होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ फेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको बताए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बताया गया है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में आप लोगों को बताया गया है। ये वाला पार्ट पूरा का पूरा है 15 मार्क्स का। तो यहां पे मैं आपको एक चीज अश्योर्ड कर देता हूं, क्या? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। पास एग्जाम अगर मैं चेक करने बैठूं, हर साल या तो गुडविल या फिर शेयर्स, 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। अब इस सेक्शन के अंदर एनबीएफसी डाली गई है, तो पास्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर मैं डेटा की बात करूं, तो एनबीएफसी से 4 नंबर से लेके 6 नंबर की थ्योरी हमेशा पूछी जाती है। 8 नंबर का प्रैक्टिकल, 6 नंबर की थ्योरी, कितने मार्क्स हो गए? 14 मार्क्स। हो गया क्या सेक्शन का काम खत्म? सेक्शन नंबर बी, राइट। अच्छा, इसमें एक अच्छी न्यूज और दे देता हूं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। मैंने अभी अभी एक इलेक्टिव पेपर के बारे में बात की थी, बिजनेस वैल्यूएशन एंड स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एसपीएम बीवी। एसपीएम 50 नंबर का पार्ट है, बीवी कितने नंबर का पार्ट है? 50 नंबर का। उस 50 नंबर में 12 से 16 नंबर के टॉपिक क्या कवर होते हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। एक बार पढ़ना है, यह आपको पूरे सीएमए में कितने नंबर दिलवा के जाएगा? अप्रोक्सीमेट 24 मार्क्स। चाहे पेपर नंबर 20 की बात कर लें, चाहे पेपर नंबर 18 के बारे में हम लोग बातचीत कर लें, राइट। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनबीएफसीज। इसके अंदर आ गया आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जिसके अंदर गुडविल भी इंक्लूडेड है।
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी इंक्लूडेड है और एनबीएफसीज के बारे में भी आपको बता रखा है, राइट। अब ये एनबीएफसीज के बारे में मैं अगर बातचीत करता हूं, किसके बारे में बातचीत करता हूं, एनबीएफसीज के बारे में बात करता हूं। थ्योरेटिकल कंटेंट है, 3 to 4 पेजेस का चैप्टर है और वहीं से मुझे कितने गेन हो रहे हैं, 6 मार्क्स गेन हो रहे हैं, राइट। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। एंड जो ये थर्ड पार्ट है, ये इस पूरे सीएफआर के सब्जेक्ट की जान है। अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। सीएफआर का आधा सिलेबस एक तरफ, आधा सिलेबस 2 चैप्टर की तरफ, आधा भी नहीं, मोर देन 60% टाइम 2 चैप्टर की तरफ। उनमें से एक चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये एक ही चैप्टर है पूरा। कितने मार्क्स का चैप्टर है, 20 मार्क्स। इन एएस 103। हमारे सिलेबस का फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विथ बिजनेस कॉम्बिनेशन, अकाउंटिंग फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, अकाउंटिंग फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एएस नंबर 110। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिलेबस का जितना टाइम कंज्यूम होगा, उस टाइम कंजम्पशन के अंदर 1 मंथ के अप्रोक्सीमेट आपका चलता है बिजनेस कॉम्बिनेशन एक चैप्टर, 1 मंथ के अप्रोक्सीमेट चलता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन दिस इज फॉर 20 मार्क्स एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 20 मार्क्स। मतलब 100 नंबर में से कितने नंबर कवर कर रहा है, 40, और टाइम कितना कवर करता है, 60% ओवरऑल सिलेबस का, राइट। देखिए सेक्शन सी की बात की, काउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन विथ इंड एएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन एएस, राइट। दोनों कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 20 मार्क्स के आ रहे हैं। आ जाइए, प्रैक्टिकल पार्ट खत्म। नाउ अब बात आती है थ्योरी की। थ्योरी के अंदर आपको सबसे पहले मिलता है डेवलपमेंट इन इंडियस, लास्ट आता है गवर्नमेंट अकाउंट, 10 10। इस सिलेबस के अंदर एक खासियत है, मैंने एक लाइन बोली थी, बच्चे सबसे ज्यादा फेल किसके अंदर होते हैं, ग्रुप 4 के अंदर, सीएफआर। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिकली मूवमेंट बताऊं इसका, तो इधर 10 नंबर की थ्योरी आपको इधर दिख रही है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। 10 नंबर की थ्योरी कहां दिख रही है, डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। ये चैप्टर है मैक्सिमम 5 to 6 पेजेस। कंफर्म क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट अकाउंटिंग, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ये 2 क्वेश्चन। अगर ये ओल्ड सिलेबस 2016 की बात करूं तो 16 नंबर का था गवर्नमेंट अकाउंटिंग। एक गवर्नमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन आएगा और एक पब्लिक कमेटी का क्वेश्चन आएगा। अब इसको नंबर कितने दे दिए गए हैं, 10। डेवलपमेंट इन इंडिया कितने नंबर के कर दिए गए हैं, 10। 20 नंबर की थ्योरी तो यहीं से कवर। एनबीएफसी
6 नंबर की थ्योरी, कितने नंबर हो गए? 26। फाइनल का पेपर पैटर्न क्या है? फाइनल का पेपर पैटर्न है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कंपलसरी, जो कि है एमसीक्यू बेस्ड, आंसर ऑफ एमसीक्यू विथ रीजन। केवल एमसीक्यू लिख रहे हो 1 नंबर, अगर उसका रीजन एकदम करेक्ट है तो कितने नंबर? 2 नंबर। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 10 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 20। कितना बचा? 80 नंबर का पार्ट बचा। हर क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा। हर क्वेश्चन कितने नंबर का? 20। 20 नंबर के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 6। उन 6 में से कम एक 20 नंबर की थ्योरी तो हमें मिलेगी ही मिलेगी। अगर मेरे दोनों 20 एमसीक्यू सही हैं 10 के 10, और 20 नंबर की थ्योरी मैंने ढंग से पढ़ ली, 40 मार्क्स की बात होती है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो बहुत अच्छा है, बट थ्योरी में पूरे मार्क्स नहीं मिलते, तो हमें बहुत कुछ इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। राइट। तो ये था आपका पूरा सिलेबस सीएफआर का। दिखने में कितना छोटा सा है? मैंने बोला पूरे सीएफआर का सबसे लॉन्गेस्ट, पूरे सीएमए का सबसे लॉन्गेस्ट सिलेबस कहा जाता है। इससे पहले जो ओल्ड सिलेबस था, इससे 130% था। मतलब देखा जाए तो इंड एएस जब अप्लाई किए गए हैं ना, तो उस इंड एएस के अप्लाई होते ही आपका सिलेबस कितना रिड्यूस हो गया सीएफआर का? 30%। उसके बावजूद भी इसका सिलेबस क्या है? लॉन्गेस्ट। सीधी सीधी बात है, जब मुझे 30 क्लासेस इसकी नीड है एंड 30 क्लासेस इसके लिए नीडेड है, तो 2 मंथ्स, क्या एग्जैक्टली 30 डेज वीक के अंदर क्लास लगती है क्या पूरे मंथ में? नहीं ना। तो अप्रोक्सीमेट आपका 2.5 मंथ और 3 मंथ तो ये दो टॉपिक कवर करने में लग गए। व्हाट अबाउट 10 मोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? व्हाट अबाउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स? और सब्जेक्ट में थ्योरी है, तो जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? तो लॉन्गेस्ट सब्जेक्ट इसलिए बोला जाता है। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें सम बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 10 है। सर क्या एग्जाम में 10 के 10 पूछे जाते हैं क्या? नहीं, सारे तो पूछेगा। तो अगर मैं सीएफआर के बारे में आप लोगों से बात करूं, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इंड एएस कौन सा है? 103। दूसरा इंड एएस मैंने आपको क्या बताया? 110। ये कितने नंबर का है? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स फिक्स है, आएंगे ही आएंगे। एक है हमारा इंड एएस नंबर 102, जो कि आपके सेक्शन ए के अंदर इंक्लूड होता है, शेयर बेस्ड पेमेंट। इसका एग्जाम में ट्रेंड की देख लूं तो 8 सालों के 8 अटेम्प्ट के पेपर देखूंगा, 8 बार 8 नंबर का एक क्वेश्चन आया है। इंड एएस 102, दैट इज शेयर बेस्ड पेमेंट। राइट। एक है हमारे पास इंड एएस 17। 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, अकाउंटिंग फॉर लीज। किससे रिलेटेड? अकाउंटिंग फॉर लीज। 6 मार्क्स। कितने नंबर हो गए? 54। कितने टॉपिक? 4 टॉपिक्स। देयर आफ्टर, अगर इन स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में और अगर मैं बातचीत करूं,
इंड एएस नंबर 108, इंड एएस नंबर 115। ऑपरेटिंग सेगमेंट, ये आप इंटर में पढ़ के आए हैं। सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिपोर्टिंग, इसका क्वेश्चन ट्रेंड में रहता है 6 नंबर का। एंड दिस इज फॉर रेवेन्यू फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, 4 नंबर का। तो अगर इन इन एएस के बारे में मैं अगर इनसे बात करूं, इन टॉपिक से रिलेटेड, तो ये अप्रोक्सीमेट आपको दे रही है 64 मार्क्स, राइट। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और शेयर्स, इनका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। कितने नंबर का? 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देयर आफ्टर गवर्नमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी हमेशा एग्जाम में आएगी ही आएगी, 10 नंबर। तो टोटल आपके मार्क्स हो गए 80। तो सबसे पहला फोकस मेरा रहेगा भी किन टॉपिक्स के ऊपर? इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ही मेरा क्या रहने वाला है? फोकस रहने वाला है, राइट। ये था। पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि आपके सिलेबस के अंदर कितने बातचीत की गई है, राइट। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि इस सिलेबस को अगर मुझे कवर करना है तो मुझे सबसे ज्यादा फोकस जिन चैप्टर्स के ऊपर करना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके साथ। अगर मैं केवल बात करूं, आपके सिलेबस के अंदर कितने इंडियंस दे रखे हैं? अराउंड 15। 6 इंडियंस पढ़ के आपके अप्रोक्सीमेट 64 मार्क्स क्या हो सकते हैं? कवर हो सकते हैं वेरी इजीली। लेकिन हर चीज का एक फाउंडेशन होता है। जब तक उस फाउंडेशन को मैं स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता, तब तक मैं आगे भी नहीं पढ़ सकता। तो सीएफआर के अंदर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अराउंड कितने मार्क्स के? 120 टू 132 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं, 100 अप्रोक्स। तो कौन से क्वेश्चन को वहां सेलेक्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को वहां डिससेलेक्ट करना है, राइट। 20 मार्क्स का अगर ये टॉपिक है, 20 का ये है, तो एक एक क्वेश्चन कितने कितने नंबर का आना ही आना है इसका? 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने हैं, राइट। आपका एग्जाम में हर क्वेश्चन होता है 16 नंबर का। फर्स्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 20। तो 16 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 7। 7 में से आपको कितने करने हैं? 5, राइट। तो अराउंड पेपर हुआ 132 मार्क्स का। तो कौन से 32 को आपको रिजेक्ट करना है? क्योंकि 20 मार्क्स तो कंफर्म करने ही करने हैं। बाकी सेलेक्ट कौन सा? मैं ये नहीं कह रहा कि इसका क्वेश्चन हर कोई अटेंड करता है, या फिर कंसोलिडेशन का हर कोई पर्सन क्वेश्चन अटेंड करता है। बहुत रेयर चांस है कि इसके पूरे पूरे क्वेश्चन स्टूडेंट क्या करें? अटेंड करें, राइट। आगे बढ़े, चले अपन आगे, चलिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक सिंपल सी बात बोली कि हम लोग हमारे सिलेबस को स्टार्ट तो कर रहे हैं, सिलेबस को स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब पूरी की पूरी CFR बेस है किसके ऊपर? इंड एएस के ऊपर। तो पहले इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है या सीधा टॉपिक स्टार्ट करूं? एनीबॉडी? इंड एएस कैसे आए, कैसे नहीं आए, कोई आइडिया किसी को भी? हम्म? खोजबीन करनी चाहिए ना भैया। किसी चीज को मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे को क्या पता होनी चाहिए?
खोजबीन होनी चाहिए उस चीज के लिए। किया आपने खोजबीन? नहीं। चलो मत गया। ईयर था 1929। कौन सा ईयर था? 1929। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था या नहीं हुआ था? चलो छोड़ो, 1929 को जाना क्यों जाता है? पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एक कंट्री के इक्वल है, यूएसए। 1929 से चलता हुआ आ रहा है भाई साहब। उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी क्या हो गई? डाउन हो गई। तो आया था ग्रेट डिप्रेशन। पूरे वर्ल्ड के अंदर वैसा डिप्रेशन आज तक नहीं देखा गया। सब कुछ बर्बाद। तो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स उसका रीजन जानने के लिए गए कि यूएसए जैसे कंट्री की इकोनॉमी डाउन कैसे हो गई। जाना, जांचें हुई, पड़तालें हुई, पता किया गया कि जितनी भी कंपनीज थी उन्होंने लोन ज्यादा दे दिए। लोन तो दे दिया लेकिन रिकवरी का कोई भी हिसाब नहीं। रिकवरी हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है, कोई किसी भी चीज का सबूत नहीं। तो माना गया कि इन कंपनी ने जब अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया तो उनकी जो रिपोर्टिंग की गई वो प्रॉपर वे के अंदर नहीं की गई। अब इस डिप्रेशन से क्या आना था? बाहर आना था। बाहर आने के लिए इन्होंने रिपोर्टिंग के कुछ रूल्स बनाए और उन रूल्स को कहा गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS। और इसी के बियाफ पे हम लोग क्या फॉलो करते हैं? इसी के बियाफ पे हम लोग फॉलो करते हैं AS। अब उस समय जल्दीबाजी में फैसला लिया गया तो क्या बना दिए गए? IAS बना दिए गए। साल गुजरे, बोला भैया इसके अंदर तो अभी और भी इंप्रूवमेंट होना बाकी है। तो यहां से 30 सालों के बाद अप्रोक्सीमेटली 1959 के अंदर इन्होंने बोला इसके अंदर इंप्रूवमेंट करना है, इससे अच्छा है एक नई सीरीज क्यों ना चला दी जाए। तो उस नई सीरीज के लिए स्टार्ट किए गए IFRS। क्या स्टार्ट किए गए? IFRS। अगर मैं करंटली बात करूं तो IAS है 23, IFRS कितने हैं? 16। भैया IFRS कब बन गए थे? 1959 के अंदर। चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। इंडिया के अंदर भी हम लोग इसमें से कुछ कॉपी पेस्ट करके फॉलो कर रहे हैं। तो 2002 के अंदर इंडिया ने सोचा कि भैया क्यों ना हम लोग भी पूरे वर्ल्ड के साथ यूनिफॉर्मिलिटी लेकर के आए और हमारे खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों ना एस्टेब्लिश कर दे, ताकि पूरा वर्ल्ड इक्वल इक्वल ट्रीट हो रहा है तो अकाउंटिंग के अंदर भी क्या होनी चाहिए? इक्वल इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। बोला ठीक है। 2002 में बात हुई। 2015 के अंदर जाके इकोनॉमिक्स ने रेडी किए। क्या रेडी किए? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कैन यू बिलीव इट? दीज आर एडवांस फ्रॉम IFRS। ये किससे एडवांस है? IFRS से भी एडवांस है। सर कैसे? सुनिएगा। IFRS कब बने? 1959 में। तो क्या ये और 1959 और 2023 कितने चेंजेस आ गए? बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। तो अभी भी मार्केट के अंदर काफी टाइम से बातचीत चल रही है, सालों से, 10 15 20 25 सालों से, कि IFRS भी प्रॉपर अप टू डेट नहीं है। अमेंडमेंट आ जाते हैं लेकिन अभी तक कुछ अमेंडमेंट नहीं आए हैं। तो इसमें से कुछ चीजों को इंक्लूड करना है और कुछ चीजों को एक्सक्लूड करना है। किसमें से? IFRS ने में से अभी तक किया नहीं गया है। इंड AS जिन चीजों को इंक्लूड करना है और जिन चीजों को एक्सक्लूड करना है, IFRS के अंदर वो पहले से ही इंक्लूड और एक्सक्लूड हो चुके हैं। किसमें? इन AS के अंदर। बात आई समझ में? तो इसके अंदर तो अभी मॉडिफिकेशन आना बाकी है। इसमें जो मॉडिफिकेशन आएंगे वो हमने पहले ही किसके अंदर अप्लाई कर दिए हैं? इंड AS के अंदर अप्लाई कर दिए हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
एक्चुअली हमने चेंज ही क्यों किया, तो इसके लीगल रीजंस भी हैं, टर्मिनोलॉजी के भी रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, काफी रीजंस हैं। मैं टर्म से रिलेटेड बताता हूं, क्यों, क्योंकि वो आपको जल्दी से समझ में भी आएगा। हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को, आउटसाइडर्स क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो जब आप एएस पढ़ते हैं तो एएस के अकॉर्डिंग बनती है बैलेंस शीट, और इंड एएस के अकॉर्डिंग इसको क्या बोला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहला, आप प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट, राइट। बाहर इनकम स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या कॉम्प्रिहेंसिव पोजीशन, कि आप प्रॉफिट से आप इंक्रीमेंट करते जाते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव पोजीशन आपकी कितनी है, राइट। तो इस तरीके की काफी सारी टर्म्स के अंदर डिफरेंस है, जो हमें कहां पे पढ़ने को मिलेंगी, इंड एएस के अंदर पढ़ने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, इंडियस टोटल कितने हैं, 39। कैसे हैं, समझ गए, 16 आईएएस को अडॉप्ट किया, और 23 आईएफआरएस को, 23 आईएएस को अडॉप्ट किया है और 16 आईएफआरएस को अडॉप्ट किया, तो टोटल कितने हो गए, 39। आप लोगों ने एक चीज नोट की और आपके मन में सवाल भी आया होना चाहिए था, चलो ठीक है मैं क्लियर कर देता हूँ सवाल को। मैंने आपको इंडियस नंबर 102 बताया, 103 बताया, 110 बताया, एक इंडियस 17 भी लिखा था रिलेटेड टू लीज। सर एक 103 और एक इंडियस नंबर 17, तो मन में ख्याल आ गया क्या सर, क्या इंडियस 110 तक है, एक से लेकर के कहां तक है, 110 तक, बेटा 127 तक है, तो टोटल 127 नहीं है। एक्चुअली ये सीरीज चलाई गई कि जितने भी आईएएस हम लोग फॉलो करेंगे, जितने भी आईएएस फॉलो करेंगे, उसकी सीरीज कहां से स्टार्ट होगी, 1 से, और जितने भी आईएफआरएस हम लोग फॉलो करेंगे, उसकी सीरीज कहां से पढ़ी जाएगी, 101 से। आई बात समझ में, आईएएस को जो अडॉप्ट किया उसकी सीरीज है 1 से, और आईएफआरएस की सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, हमारे इंडियस के अंदर 101 से, और टोटल कितने इंडियस है, 39, राइट। बात क्लियर, इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड बात आती है सर, तो बात आती है सर, ये इंडियस अगर पढ़ाने ही थे तो हमें इंटर के अंदर एएस क्यों पढ़ाए गए, मैंने कहीं ये बात बोली क्या, एएस खत्म कर दिए गए हैं, नहीं ना। तो इंडियस कहां अप्लाई होते हैं, हर कंपनी के ऊपर, किसी भी कंपनी का टर्नओवर अगर 250 करोड़ से ज्यादा है, याद रखनी है इस चीज को, इफ एनी कंपनी टर्नओवर इज मोर देन 250 करोड़, आइदर लिस्टेड आइदर अनलिस्टेड, उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा, इंड एएस। तो भैया जो 250 करोड़ से नीचे हैं वो क्या फॉलो करेंगे, एएस फॉलो करेंगे, और एएस के नंबर टोटल कितने हैं, 29। बट कंपनीज रूल बोल रहा है कि इसके अंदर भी अपडेट करके हम लोग एएस कितने बनाने वाले हैं, 42, एएस कितने कर दिए जाएंगे, एएस नंबर 42, राइट। अच्छा बेटा, जब ये इंडेस आए थे ना, ये क्या एकदम सबके ऊपर अप्लाई किए गए, नहीं, इनके फेसेस थे, क्या थे, फेस थे। फेस क्या था, सबसे पहला फेस था वॉलंटरी फेस, जो कि 1 अप्रैल 2015 को आया, फिर आया मैंडेटरी फेस 1, फिर आया मैंडेटरी फेस 2। पहले बोला गया 2015 में कि जिसको फॉलो करना हो कर लो, नहीं करना चाहते हो मत करो, तुम्हारी मर्जी। फिर आया किसी भी कंपनी की नेट वर्थ अगर 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, या फिर आप क्या हो, लिस्टेड कंपनी हो, तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बाद में आया कोई भी कंपनी जिसकी टर्नओवर किससे ज्यादा है, 250 करोड़ से ज्यादा है,
ये आया 15 में, ये आया 16 में, ये आया 17 में। सेम के सेम चीज एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, जिनका भी नेटवर्थ कितनी है, 250 करोड़ से ज्यादा है, और अगर लिस्टेड है तो उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, उसको फॉलो करने पड़ेंगे इंड एएस। बात क्लियर? यहां पे मैंने अभी एक कंपनी की बात नहीं की है, बैंकिंग कंपनी। क्या बैंकिंग कंपनी को इंड एएस फॉलो करने हैं? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे सिलेबस के अंदर नॉन बैंकिंग कंपनी भी है और ओवरऑल सारी कंपनीज भी है। कहीं पे जिक्र पड़ा क्या बैंकिंग कंपनीज का? नहीं पड़ा ना। बैंकिंग कंपनीज पे अभी तक कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं दिए गए हैं। ये अभी आरबीआई के रूल 1949 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और आप अपने इंटर के अंदर बैंकिंग कंपनी के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ के आए हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो दूसरी कंपनी के बैलेंस शीट से एकदम क्या होती है, अलग होती है। वो किसके अकॉर्डिंग चलती है? आरबीआई एक्ट 1949 के अंदर। राइट, आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। इंश्योरेंस कंपनी जिसका टर्नओवर 250, जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, सबके ऊपर इंडियस क्या होंगे, अप्लाई हो। ओके, हमारी आईडी लॉगिन नहीं है। जो भी आज आज मैंने आपको बताया है इंडियस के बारे में, कब से स्टार्ट हुआ, कब से फॉलो करना हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इस सारी के लिए एक पीडीएफ फाइल मैं अभी अपलोड कर दूंगा आपके। आपको केवल रीड आउट करना है, क्योंकि हमें बेसिक पता होना चाहिए, हमने चीज पढ़ रहे हैं तो रीजन क्या है, जस्ट फॉर रीड आउट पर्पस। दूसरी चीज, एक चीज और क्लियर कर देता हूं, काफी बार कोई भी आपका सहपाठी आपसे पूछ सकता है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। पता है क्या? मैंने बोला आईएफआरएस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कुछ को इंक्लूड करना है और किसी को एक्सक्लूड करना है। और हमारे इंडियस क्या है, पहले से एडवांस है। मतलब आईएफआरएस का चेंज वर्जन क्या है, इंडियस। तो जितने भी चेंजेस किए गए, उस चेंजेस को एक नाम से बुलाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्ड। क्या बोलते हैं? कार्ड। जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं आईएफआरएस के अंदर, उन्हें क्या बोला जाता है? कार्ड बोला जाता है हमारे इंडियस के अंदर। अगर किन्हीं चीजों को मैंने इंक्लूड किया तो वो है कार्ड इन, अगर एक्सक्लूड किया है तो वो क्या है, कार्ड आउट। राइट, इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राइट, ऑल राइट। ये था आपका पूरा सीएफआर। अब मैं करूंगा कल से टॉपिक की शुरुआत। धन्यवाद।